औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का जो टॉपिक है चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर देखते आए हैं कि किस तरह हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव किया, फिर इसके यूनिट्स के ऊपर डिस्कशंस की, और अब हम देखते हैं कि इस इक्विलिब्रियम की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आती है और इक्विलिब्रियम को हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आए शुरू करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। सबसे पहली वही बात कि हमारे पास जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, यानी कि जो हमारे पास काउंटिंग का जो फिगर आता है, उसको देखते हुए हम इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है उसको देखते हुए हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि कुछ पेशन गोइयाँ करते हैं अपनी इक्वेशंस के ऊपर। आए देखते हैं वो कौन सी पेशन गोइयाँ हैं हमारे पास। सबसे पहले वो दो हैं हमारे पास। एक है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है। आया कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन अभी हो रहा है, कि रिवर्स हो रहा है, कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर चुका हुआ है, यानी कि इससे हमें अपनी डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है। दूसरी बात एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमें अपनी हद का पता चल जाता है कि ये रिएक्शन अभी आया कि सारे का सारा रिएक्शन प्रोडक्ट्स बन चुका है, कि ये अभी हमारा सारा का सारा रिएक्शन रिएक्टेंट्स के अंदर मौजूद है, या अभी हमारा जो रिएक्शन है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों ही हमारे पास मटेरियल अभी बाकी हैं, यानी कि अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ। इस तरह हम इसके अंदर एक्सटेंड करेंगे, यानी कि अपनी हद को देखते हैं रिएक्शन के अंदर। आए शुरू करते हैं सबसे पहला अपना डायरेक्शंस को। ठीक हो गया, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। सबसे पहले इसके अंदर हम एक दो बातें ज़हन नशीन कर लें कि ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये हम टाइम की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम हो या ना हो, ये हम कर रहे होते हैं टाइम के ऊपर। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने अपना रिएक्शन जो स्टार्ट किया 4 बजे किया। कितने बजे? 4 बजे। 4:10 बाद 4:10 में मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या आया, कि वो भी फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स। ठीक हो गया। तो इसके लिए यानी कि 10 मिनट के अंदर जो मेरे रिएक्शन के अंदर तब्दीली आई है, मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ कि मेरे रिएक्शन है वो भी किस डायरेक्शन के अंदर, किस सिमत के अंदर है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास टाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास आती है कि जो भी हमारे पास कंसंट्रेशंस की जो हमारे पास वैल्यूज होगी उसको हम सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, लेकिन चूंकि अब हमारे पास टाइम इन्वॉल्व होगा तो उस रिएक्शंस को या वो जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी उसे हम कहते हैं क्वेश्चन, और इसे हम क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी, यानी कि जो हमारे पास स्टेट होगी जिसको हम लेके चलना वो यही होगी। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी, ये हमारी रिएक्टेंट्स होंगी। ठीक होगा, ये प्रोडक्ट्स न्यूमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगी। ठीक हो गया, लेकिन अब सिर्फ यहाँ के सी की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यू सी आ जाएगा। ठीक हो गया, बाकी सेम यही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, बस के सी की जगह हमारे पास क्यू सी आ जाएगा। क्यू सी से हमारे पास टाइम लिमिटेशंस आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा और अंडरस्टैंड हो सके बात। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक हो गया, H2+I2 हाइड्रोजन और आयोडीन जो रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी Kc की वैल्यू गिवन है। Kc हमारे पास 57.0 एट 700 केल्विन, यानी कितने टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास इतनी वैल्यू। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चीज डिस्कस की थी कि जो Kc की हमारे पास वैल्यू है वो टेम्परेचर के ऊपर आती है। ठीक हो गया, यानी कि किस टेम्परेचर के, ज्यादातर हम जो रिएक्शन कर रहे थे वो हम टेम्परेचर की बेस के ऊपर कर रहे थे, यानी कि हम उन्हें हीट दे रहे होते हैं कुछ किस्म की, तो वहां पे हमें टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया, ताकि हमें पता चले किस टेम्परेचर पे जाके इस रिएक्शन ने या जो हमारे पास इक्वेशन है या जो भी हमारे रिएक्शन कर रहे हैं इसने इक्विलिब्रियम स्टेट जो है एस्टेब्लिश कर ली है। ठीक हो गया, इसलिए हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर ये बेस करती है Kc की वैल्यू भी। ठीक हो गया, अब ये Kc की वैल्यू हमें पहले गिवन है। ठीक हो गया, अब हमारे पास Qc की वैल्यू निकालेंगे और Qc की वैल्यू को और Kc की वैल्यू को हम आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया, Qc की वैल्यू को और Kc की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, फिर हम बताते हैं कि हमारा रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। इसके लिए थोड़ी सी इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ लेट की हुई वैल्यूज हैं जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है। 0.10
आयोडीन की 0.20 और हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास 0.40 है। ठीक हो गया। अब इसके साथ आपको यहाँ पे ये कुछ वन टाइप से कुछ चाहिए, वन नहीं ऑलमोस्ट ये टी है। ये क्या है हमारे पास टी है, फिगर थोड़ी इस तरह की है, तो ये हमारे पास टी है। तो टी से मुराद यहाँ पे हमारे पास टाइम है। ठीक हो गया। टी से मुराद हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम है। अब टाइम आ गया तो यानी कि हम सबसे इससे जो हमारे पास डाटा गिवन है इससे हम क्या निकालेंगे, क्वोशंट निकालेंगे। क्वोशंट मतलब क्यूसी निकालेंगे। सेम एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे जैसे कि आपको बताया था कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स वाला पार्ट होगा और ये हमारा रिएक्टेंस वाला पार्ट होगा। ठीक है। प्रोडक्ट्स के दौरान हमारे पास एच आई आ गया, ये टी टाइम आ गया, और ये टू जो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है ये पावर राइज हुई है हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स मौजूद है, यानी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। ठीक हो गया। H2 और I2 चूंकि इनके कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 है इसलिए इनकी पावर भी 1 1 है। ठीक हो गया। अब हम हमारे पास जो ये डाटा गिवन है, जो लेट किया हमारे पास डाटा है, अगर हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 8। आप कैलकुलेटर निकाल के इसको सोल्व करिएगा, आपका भी आंसर यही 8 आएगा। ठीक हो गया। अब ये 8 ये QC की वैल्यू निकल आई हमारे पास, और ये रही हमारे पास KC की वैल्यू। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है, हमें नजर आ रहा है इन दोनों वैल्यू के अंदर जो KC की वैल्यू है वो हमारे पास बड़ी है और QC की वैल्यू हमारे पास छोटी है, यानी कि हम कह सकते हैं KC ग्रेटर देन QC। ठीक हो गया। तो अब अभी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नहीं गया, यानी कि अभी इसने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं किया। ठीक हो गया। अगर इसने अभी तक नहीं किया, चूंकि इसकी वैल्यू अभी छोटी है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये अभी फॉरवर्ड के अंदर है। ये हमारा रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड के अंदर है। QC की हमारे पास जो वैल्यू है ये बड़ी यूजफुल होती है हमारे लिए। ठीक हो गया। क्यों यूजफुल होती है, अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे थे कि हम बड़े इजीली QC की वैल्यू को KC की वैल्यू को आपस में हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने की वजह से हमें इसकी डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है। इसके लिए हमारे पास QC और जो हमारे पास KC है, ये QC और KC, इसके कंपेयरिंग के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है। 3 मेथड है, यानी कि 3 वे निकलते हैं, यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो QC और KC की जो वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे हमारे पास 3 वे निकलते हैं। आइए देखते हैं उन तीनों वेज को। पहले सबसे पहले अगर तो QC लेस देन हो KC, यानी कि QC की जो वैल्यू है ये हमारी वो KC से क्या होगी, कम होगी, तो वो जो हमारा रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जैसे कि छोटी सी डायग्राम के अंदर आपको ये दिखा देते हैं। देखें कि अभी हमारे पास QC की वैल्यूज कम है, KC की वैल्यू बहुत बड़ी है अभी तक। ठीक हो गया। तो ये जो रिएक्शन होगा हमारे पास ये अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर तो ये जो QC है हमारे पास ग्रेटर देन हो KC से, यानी QC की वैल्यू हमारे पास क्या हो, बड़ी आ जाए KC से, तो हम कहेंगे ये हमारा जो रिएक्शन है ये रिवर्स बाइस है। ठीक है। जैसे डायग्राम से दिखा देते हैं आपको, ये देखें। ठीक हो गया। तो यानी कि आप देखें कि QC की वैल्यू हमारी बहुत आगे निकल गई। ठीक हो गया। यानी KC से बहुत ज्यादा निकल, KC के मुकाबले में हमारे QC की वैल्यू क्या है, बड़ी है। जब बड़ी आ जाती है तो हम कहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो अभी इन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर है। किसके अंदर है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर है। ठीक हो गया। अगर तो हमारी जो वैल्यूज है QC और KC दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है। अभी बात की थी कि 3 वेज निकलते हैं। पहला वे जब QC हमारा लेस देन हो, सेकंड हमारे पास निकलता है QC ग्रेटर देन हो, अगर QC इक्वल हो KC के तो तब हम कहते हैं कि जो हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ चुका हुआ है। ठीक हो गया। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है कि ये दोनों अब इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ चुके हैं। ठीक हो गया। इन तीनों बातों को याद रखना। अगर QC हमारे पास लेस देन है तो अभी जो हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अगर QC की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है तो यानी कि जो हमारा रिएक्शन है वो रिवर्स बाइस आ चुका है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन है उसकी। और अगर हमारे पास QC इक्वल टू KC है तब हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। ठीक हो गया। आए चलते हैं हम अपने दूसरे जी। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन,
यानी कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस हद तक पहुंच चुका हुआ है। ठीक है, इसके अंदर दो तीन बातें आती हैं, यानी कि इससे हमें ये इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जो हमारा अभी जो रिएक्शन हो रहा है कि रिएक्टेंट्स कितनी मिकदार में भी प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हुई हैं, तब्दील हो चुकी हुई हैं। ठीक हो गया। अगर हम इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो कुछ इस तरह हम कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले पहले हमारा कितना रिएक्शन जो है वो हो चुका हुआ, कितना रिएक्शन प्रोसीड हो चुका हुआ। ठीक हो गया। इसके लिए भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखी वहां पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसके अंदर भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब वो पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, वो रही ये, यानी कि या तो केसी की वैल्यू हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यू आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, केसी की वैल्यू या तो बहुत स्मॉल आ जाए, या थर्ड हमारे पास ऑप्शन बनती है ना वो इतनी स्मॉल हो ना इतनी लार्ज हो, ना इतनी बड़ी हो ना इतनी छोटी हो। हम तीनों पॉइंट्स को बारी बारी देखते हैं और देखते हैं कि इस लार्ज वैल्यू से, स्मॉल वैल्यू से, और जब नेदर स्मॉल और लार्ज नॉट लार्ज वैल्यू आ जाए तो क्या हमारे पास एक्सटेंट हमें क्या पता चलती है रिएक्शन की। जी, पहला हम पॉइंट देखते हैं हमारा, अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी आ जाए, लार्ज वैल्यू आ जाए किसी की, तब क्या होता है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारे इक्विलिब्रियम की जब आती है स्टेट, यानी कि जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आ चुकी है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है रिएक्शन मिक्सचर की, तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी हमारे पास रिएक्टेंट थी वो प्रोडक्ट के अंदर क्या आ चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो यानी कि हमारा पूरा रिएक्शन जो है जितने रिएक्टेंट्स है वो तमाम के तमाम आपस में रिएक्ट करके उन्होंने क्या बना दिया हुआ है, प्रोडक्ट बना दी है। ठीक हो गया। जब प्रोडक्ट बन गया, इक्विलिब्रियम भी कायम हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स वाला जो पार्ट है वो निग्लिजिबल हो गया, यानी कि ना होने के बराबर हो गया। क्यों? हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी आ गई हुई है। यहाँ से हम ये अपना पेशन गोई करते हैं, यानी कि ये हम अपना प्रिडिक्ट करते हैं इस चीज़ को कि जो हमारे पास अगर वैल्यू लार्ज आ जाए, बहुत बड़ी आ जाए, तो यानी कि हमारे तमाम का तमाम जो रिएक्टेंट्स है वो निग्लिजिबल हो जाता है और प्रोडक्ट्स हमारे पास गिवन होती है। जैसे एक छोटी सी ये एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन ऑफ एट 1000 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर के अंदर, तो ये हमारे पास रिएक्शन है और जो इसकी वैल्यूज आती है हमारे पास केसी की, वो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22, ये प्लस के अंदर 22। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि यानी कि अगर ये जो पॉइंट है इसको हम आगे की तरफ लेके जाएं तो ये ट्रिलियन प्लस वैल्यू बन जाती है। बहुत बड़ा फिगर है ये। ठीक हो गया। 22 इस तरह ये 22 जीरो आते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी वैल्यू है। ठीक हो। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो काफी हद तक अपनी कंप्लीशंस को पहुंच चुका है, यानी कि अपनी तकमील तक पहुंच चुका है, अगर तो हमारे पास लार्ज वैल्यू आती है तो। ठीक हो गया। अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर तो हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तब हम क्या करते हैं, तब हम आइडिया लगाते हैं कि अभी रिएक्टेंट्स स्टार्ट हुए थे या कुछ पार्ट अभी रिएक्ट हुआ और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो यहाँ पे अभी तो प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा बनी नहीं, तो यानी कि हमारे पास अभी तक जो बहुत ज्यादा अमाउंट मौजूद है यहाँ पे वो रिएक्टेंट्स की मौजूद है। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा मौजूद है और प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास वो निग्लिजिबल है, यानी कि ना होने के बराबर है। क्यों? अभी हमने डिस्कस किया इस बात को कि अगर हमारे पास वैल्यू बहुत स्मॉल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि अभी थोड़ी सी वैल्यू ही रिएक्ट हुई थी और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, उस जगह पे इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स की काफी मिकदार मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक हो गया। इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको ये नीचे नजर आ रही है, और जहां पे हमारे पास जो केसी की वैल्यू आती है वो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 है। तो यानी कि ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास नैनो के अंदर जाता है। ठीक है। नैनो 10 की पावर -9 होती है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो 0.00000003, तो ये देख लें कि कितना भी छोटा फिगर है हमारे पास। ठीक है। अभी यानी कि रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर गया। तो अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, अपनी कंप्लीशंस को नहीं पहुंचेगा, मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जो अभी रिएक्टेंट्स अभी काफी ज्यादा हमारे पास मौजूद है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा स्मॉल वैल्यू के अंदर। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी वैल्यू के ऊपर। अगर तो हमारे पास
जो न्यूमेरिकल वैल्यू है केसी की वो ना इतनी स्मॉल हो तो ना लार्ज हो, ठीक होगा। तो तब हम कहते हैं कि अभी हमारे पास जो रिएक्शन है इसके अंदर अभी काफ़ी अमाउंट के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम उस जगह पे आ चुका हुआ है, ठीक हो गया। जैसे कि ये एक आपको नीचे नजर आ रही है एक एग्जांपल, तो ये देखिए इसके अंदर एग्जांपल के अंदर हमारे पास के सी की वैल्यू है 0.211 है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो नॉर्मली हम काउंट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। यानी कि अगर इतनी वैल्यू आ जाए, ना इतनी बड़ी हो ना इतनी छोटी हो, तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब चूंकि अब ये तीनों के अंदर जो हमने देखा कि एसी की जो वैल्यूज आई हैं, अब ये किस तरह आई है, ये आपके लेवल की नहीं है, क्योंकि आपका भी मैट्रिक है। तो अगर हम आगे एमएससी वगैरह करते हैं तो फिर वहां पे जाके हम देखते हैं कि ये किसी वगैरह की वैल्यूज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपके लेवल के मुताबिक सिर्फ आपने इन बातों को याद रखना है जो आपको बताई हैं, कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू बड़ी आ जाए तब क्या हमारे पास हम देखते हैं एक्सटेंट देखते हैं, अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू आ जाए तब हमारे पास रिएक्शन की क्या सूरत हाल होती है, और अगर हमारे पास वैल्यू अगर बड़ी और छोटी ना हो तो तब हमारे पास रिएक्शन जो हमारे पास इक्वेशन है उसकी क्या स्टेट बनती है, ठीक हो गया। तो आपको इससे कोई कर्ज नहीं है, ये केसी की वैल्यू किस तरह है, जो आपको छोटी छोटी 3-4 बातें बताई हैं आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। ये था आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, वो कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर्स की समझ भी आ रही है, तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें, मिनी यूनी, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।